हमारे देश में कभी ऐसा भी समय था जब हम पर कोई राज करता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो हमेशा उदित रहता है। लेकिन समय के साथ ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि शासन के दौरान उनके अत्याचारों की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई कि उनके अत्याचारों को सहन करना भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया। उनके इस आतंक को खत्म करने के लिए भारत माता के वीर सपूतों ने प्रण ले लिया, लेकिन उन्हें उखाड़ फेंकना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर विद्रोह केवल हिंसात्मक तरीके से करते तो उस हिंसा को दबाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वहीं अगर नरम दल अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से केवल धरना प्रदर्शन करते तो आसानी से हमें अपना अधिकार नहीं मिलता। इसलिए यहाँ एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि कभी कभी जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीन कर लेने में कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ अपनी आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने भी ऐसा ही किया। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक महान क्रांतिकारी की बात आज के इतिहास में हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, जो अब छपरा है, उसके जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था, जो संस्कृत एवं फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआंगढ़ा अमरोहा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये एक कायस्थ परिवार का हिस्सा थे। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे थे, पर कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आई और इसलिए वहां से निकलकर वो बिहार के सारण पहुंच गए और जीरादेई नाम के एक गांव में जाकर बस गए। इन्हीं परिवारों में से एक राजेंद्र प्रसाद का परिवार भी उसी में शामिल था। जीरादेई के पास एक छोटी सी रियासत थी, हथवा। चूंकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें हथवा रियासत की दीवानी मिल गई और करीब 25-30 सालों तक वे उसी रियासत के दीवान रहे। इसी दौरान उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली, जिसकी देखभाल राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय किया करते थे। राजेंद्र बाबू अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे भी थे। उनके चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो राजेंद्र प्रसाद को अपना पुत्र मानते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड़ प्यार में राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। साथ ही दादी और माँ का भी उन पर बहुत प्रेम बरसता था। कहते हैं कि बचपन में राजेंद्र बाबू बहुत जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते थे और फिर उन्हें सोने ही नहीं देते। उनकी माँ उनको प्रतिदिन रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा ग्रहण शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला के स्कूल में दाखिला लिया। राजेंद्र बाबू का विवाह बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। राजवंशी देवी उनकी धर्मपत्नी थी। विवाह के बाद उन्होंने पटना के टीके घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में इससे कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन वो जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उसी प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद 1909 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि प्रनास्तक की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में भी उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उनकी इस प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और राजेंद्र बाबू को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्ष के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उनके योगदान को देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आज राजेंद्र बाबू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए कार्य सदैव हर हिंदुस्तानी के दिल में उसी उम्मीद, प्यार और स्नेह के साथ बने रहेंगे जैसे कि उन्हें हम हर दिन याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंगों के बारे में, जिसमें थल, वायु और नौ सेना शामिल है और ये तीनों सेनाएं देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। हम सबसे पहले देश की नौसेना के अधिकारी गणों व भारतवासियों को नौसेना के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं और हम भारत में आज इस दिन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे देश में सेना के 3 अंग हैं, जिसके प्रमुख भारत के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति होते हैं। वहीं भारतीय नौसेना का सामुद्रिक अंग है।
जो 400 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी सुरक्षा देती आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेना के रूप में इंडियन मरीन के नाम से स्थापित की गई, जिसका 1685 में नामकरण बंबई मरीन कर दिया गया, जो 1830 तक रहा। लेकिन 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद के द्वारा भारतीय नौसेना का नामकरण अनुशासित अधिनियम के तहत रॉयल इंडियन नेवी के रूप में किया गया। सेना का मुख्य मकसद है परमाणु युद्ध रोकना, सी लिफ्ट करना यानी बचाव आदि कार्य, नौसैनिक युद्ध को संतुलित करना आदि। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। 2022 तक भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व और 67,252 एक्टिव जवान हैं। भारतीय सीमा में नौसेना के पास 11 से ज्यादा बेस भी है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद है। इनका मुख्य काम है एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट्स बेस आदि। भारतीय नौसेना के पास 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जंगी जहाज और सबमरीन भी है, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल और 24 कॉर्वेट्स एवं 15 अटैक सबमरीन। साथ ही 18 पनडुब्बियां भी हैं, जिसमें 3 परमाणु पनडुब्बी और 6 डीजल इलेक्ट्रिक हमला पनडुब्बी है। इन 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। इसके बाद 8,000 टन का क्रूजर खरीदा गया, इसका नामकरण मैसूर रखा गया। 1964 ईस्वी तक भारतीय बेड़े में वायुयान वाहक विक्रांत क्रूजर, दिल्ली एवं मैसूर 2 ध्वंसक स्क्वाड्रन तथा अनेक फ्रिगेट स्क्वाड्रन थे, जिसमें कुछ अति आधुनिक पनडुब्बी नाशक तथा वायुयान नाशक फ्रिगेट सम्मिलित हुए थे। ब्रह्मपुत्र, व्यास, बेतवा, खुखरी, कृपान, तलवार तथा त्रिशूल नए फ्रिगेट हैं, जिनका निर्माण विशेष रीति से हुआ है। कावेरी, कृष्ण और तीर पुराने फ्रिगेट हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षण देने में होता है। छोटे नौसैनिक जहाजों के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और 3 सागरमुख प्रतिरक्षाएं नौकाएं अजय, अक्षय तथा अभय और 1 नौ बंद ध्रुवक तैयार हो चुके हैं। कोचीन, लोनावाला तथा जामनगर में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान है। INS अरिहंत भारत की नाभिकीय ऊर्जा पनडुब्बी है। इसको बनाने के बाद भारत विश्व का 6ठा देश बन गया जिसके पास इस तरह की पनडुब्बी है। इसलिए भारतीय नौसेना को दुनिया की 10 ताकतवर नेवी सेना में 7वें स्थान पर माना गया है, जिस पर हर भारतीयों को सदैव गर्व रहेगा। हमारा जीवन काफी हद तक पशु पक्षियों पर निर्भर करता है। मनुष्य और पशुओं के बीच की इसी परस्पर निर्भरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये दिन विश्व भर के पशुओं के कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो आइए जानते हैं विश्व पशु दिवस के इतिहास, महत्व और पशु कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। 4 अक्टूबर के दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। विश्व पशु दिवस के अवसर पर पशुओं की विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और उनके संरक्षण को लेकर चर्चा की जाती है। विश्व पशु दिवस को असीसी के सेंट फ्रांसिस के जन्मदिवस पर उनकी याद में मनाया जाता है, जो एक पशु प्रेमी और जानवरों के संरक्षक थे। पहली बार विश्व पशु दिवस का आयोजन हेनरिक जिमरमैन ने 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में किया था, लेकिन साल 1929 से ये दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जानवरों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, दयालु उपचार को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित एक दिन बनाना था। विश्व पशु दिवस विभिन्न जानवरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व पशु दिवस विभिन्न जानवरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें पशु क्रूरता, लुप्तप्राय प्रजातियां, निवास स्थान की हानि और पशु साम्राज्य पर मानव गतिविधियों का प्रभाव शामिल है। ये व्यक्तियों को इन मुद्दों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिन जानवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए वकालत को प्रोत्साहित करता है। ये इस विचार को बढ़ावा देता है कि जानवरों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों को कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। विश्व पशु दिवस जानवरों के प्रति करुणा के महत्व पर जोर देता है। ये लोगों को जानवरों की भावनाओं और जरूरतों पर विचार करने और ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनकी भलाई को बढ़ावा देते हैं।
ये दिन पृथ्वी पर जीवन की समृद्ध विविधता का भी जश्न मनाता है। ये हमारे ग्रह पर मौजूद अनगिनत प्रजातियों की याद दिलाता है। वहीं आज के जानवरों के सामने तमाम चुनौतियां हैं। वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के कारण कई पशु प्रजातियां अपना आवास खो रही हैं। इसके अलावा अवैध शिकार और वन्य जीवों और उनके उत्पादों का अवैध व्यापार कई प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, खासकर हाथियों, गैंडों और पैंगोलिन जैसी उच्च बाजार मूल्य वाली प्रजातियों के लिए। फैक्ट्री में फार्मिंग भी इनके लिए बड़ी समस्या है। अमानवीय प्रथाओं के परिणाम स्वरूप हर साल अरबों जानवरों को पीड़ा होती है। जानवरों को अक्सर भीड़भाड़ वाली स्थितियों, खराब स्वच्छता और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए नियमित प्रयोग का सामना करना पड़ता है। फैक्ट्री फार्मिंग भी इनके लिए बड़ी समस्याओं में से एक है। अमानवीय प्रथाओं के परिणाम स्वरूप हर साल अरबों जानवरों को पीड़ा होती है। जानवरों को अक्सर भीड़-भाड़ वाली स्थितियों, खराब स्वच्छता और एंटीबायोटिक दवाओं के नियमित उपयोग का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भी इनके लिए बड़ी समस्या है, जो पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है, प्रवासन पैटर्न को बदलता है और भोजन और पानी तक उनकी पहुंच को खतरे में डालता है। वहीं वैज्ञानिक अनुसंधान और कॉस्मेटिक परीक्षण के लिए जानवरों का उपयोग नैतिक चिंताओं को बढ़ा रहा है, जिससे अधिक मानवीय विकल्पों की मांग बढ़ रही है। वहीं विश्व पशु दिवस इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न पहलों और सामूहिक प्रयासों के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें कई संगठन और सरकारें लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। वहीं कई तरह के संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें कई संगठन और सरकारें लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में अक्सर आवास बहाली, अवैध शिकार विरोधी उपाय और सार्वजनिक शिक्षा शामिल होती है। इसके लिए पशु कल्याण कानून भी बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और मनोरंजन में जानवरों की लड़ाई और क्रूरता जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना है। इनके संरक्षण के लिए शाकाहारी आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। शाकाहार जानवरों और पर्यावरण पर आहार विकल्पों के प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। इसके अलावा सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। विश्व पशु दिवस संगठनों के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने, कार्यक्रम आयोजित करने और जानवरों के मुद्दों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने का एक अवसर है। तो इस पशु दिवस पर आप सभी से यही निवेदन है कि अपने आसपास के जानवरों की रक्षा करें और लोगों को इनके प्रति जागरूक करें। आज के समय में अगर कोई चीज सबसे बड़ी है तो वो आपका समय ही है। हर किसी से हम सुनते रहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आखिर क्या हो गया लोगों को, इनके पास क्यों टाइम नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। हर कोई अपनों को सुनना चाहता है, अपनों के साथ रहना चाहता है, लेकिन समाज के ताने बाने ऐसे हो चुके हैं और लोगों को ऐसा मजबूर कर दिया है कि उनके पास समय नहीं है। समय को विशेष स्थान विज्ञान की प्रगति ने दे दिया। विज्ञान ने हमारे समाज को ऐसे ऐसे संसाधनों से अवगत करा दिया, जिससे ऐसा कहा जाने लगा कि अब तो ऐसे ऐसे साधन आ गए हैं कि पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा जा सकता है। इन्हीं साधनों में आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे पहले बनाए गए डीजल और पेट्रोल से चलने वाली बाइक के बारे में। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो आज यानी 10 नवंबर को परिवहन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि इसी दिन को यूनेस्को की तरफ से पूरी दुनिया में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, आज ही के दिन दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की गई थी। परिवहन दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने की बात करें तो सड़क, रेल, हवा और जल परिवहन के विस्तार को जहां विकास से जोड़कर देखा जाता है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में परिवहन के साधनों में तेजी से विस्तार हुआ है। आज सड़क से लेकर रेल, हवा और जल परिवहन भी तरक्की की राह पर चल रहा है। आज इस खास दिन पर चलिए आपको परिवहन के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। आज परिवहन की दिशा में दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है। पहले के समय में जहां साधनों की कमी के चलते परिवहन से जुड़े काम समय पर नहीं हो पाते थे, तो वहीं आज के समय में ये समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है। लेकिन इन बढ़ते हुए परिवहन साधनों के बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कई तरह की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही हैं। इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है और इसके साथ ही बढ़ती दुर्घटनाओं से भी अवगत कराया जाता है, क्योंकि भारत सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के दौरान दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुई, जो सड़क दुर्घटनाओं में कुल
69,240 मौतों के लिए जिम्मेदार है और कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44.5% का योगदान देती है। इसके बाद कारों का स्थान आता है, जिसमें कुल 23,521 मौतें हुई, जो कुल सड़क दुर्घटनाओं में 15.1% का योगदान देती है। और वहीं ट्रक या लॉरी से 14,622 मौतें हुई, जिसका योगदान 9.4% का है। वहीं देश में एक समय ऐसा भी रह चुका है जब परिवहन के साधन मौजूद नहीं थे। लोगों को दूर जाने के लिए सोचना पड़ता था, बैलगाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था। वहीं कुछ लोग पैदल ही लंबी लंबी यात्रा कर डालते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चारों तरफ आपको यातायात के साधन दिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ एक्सीडेंट से लोग काफी मरते हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे जो पॉल्यूशन फैलता है वो लोगों को काफी बीमार भी करता है। तो वहीं आज जहां हमारे लिए यातायात के साधन तो काफी मौजूद हैं, लेकिन खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। देश में बढ़ता प्रदूषण इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण। आज का दिन विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 नवंबर 1861 को एक ऐसे महान व्यक्ति दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने विश्व को लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा से परिभाषित किया था। 3 वाक्य से बने उनके कथन को ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल दुनिया ने अपनाया था, जिसके बदौलत आज के समय में लोकतंत्र का बड़ा स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटुकी में हुआ था। इनके माता का नाम नैन्सी और पिता का नाम थॉमस लिंकन था। इनके वंशज इंग्लैंड से अमेरिका आकर बसे थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद लिंकन ने वकालत की शुरुआत कर दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। तब उन्हें वहां सफलता नहीं मिली थी। बाद में साल 1854 में लिंकन ने राजनीति में पुनः कदम रखा। इस बार वो एक पार्टी विशेष से जुड़ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पार्टी टूट गई। इसके बाद लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए। यहाँ भी वो असफल रहे। उन्होंने वार्ड मेंबर और 2 बार संसदीय का चुनाव लड़ा और वहां भी उन्हें हार मिली। उसके बाद वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़े, जहां उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः जाके उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। 1861 से 1865 तक उन्होंने अमेरिका को राष्ट्रपति के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका वासियों के बीच बहुत लोकप्रिय होने लगे। उनकी अच्छाइयों, दास प्रथा को बंद करने की बातों, गरीबों के लिए लड़ने और सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध की बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आने लगी। यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जो लिंकन से नफरत करते थे। वे लोग जो अश्वेतों, गरीबों आदि से नफरत करते थे और दास प्रथा के समर्थक थे, वे लिंकन के कार्य से नाखुश हो गए। वे एक अश्वेत को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर देखना नहीं चाहते थे, जिससे वो अब्राहम लिंकन के खिलाफ हो गए और लिंकन से उन्हें इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि एक दिन जॉन विल्किस बूथ ने 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में उनकी हत्या कर दी। अब्राहम लिंकन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भेदभाव और लोकतंत्र के लिए उनकी भूमिका को इतिहास सदैव याद रखेगा, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में आज वही देश खुश हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है। दुनिया के हर वो देश दुखी हैं जहां पर लोकतंत्र लागू नहीं है। ऐसे में आज के समय में विश्व को लिंकन की बातों को अपनाना चाहिए और मानव कल्याण की बातें करनी चाहिए, जिससे विश्व में शांति स्थापित हो और हम लिंकन को सही से श्रद्धांजलि दे सकें। भारत विविधताओं से भरा है, इसलिए तो हमारा देश इतना खूबसूरत है, जिसने अपने अंदर न जाने कितनी विशेषताओं को समाहित किया है। इन विविधताओं में जाति, लिंग, भाषा, धर्म और संप्रदाय को भी जगह मिली है। अपनी अपनी भाषा, विचार और धर्म को चाहने की परिभाषा अलग महत्व रखती है। इन्हीं विषमताओं को लेकर आज हम ऐसे महापुरुष और उनके द्वारा किए गए कार्य को आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु रहे। आज आपको बताएंगे गुरु नानक देव और उनकी शिक्षाओं के बारे में। 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1469 को मनाते हैं, लेकिन प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है।
इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। वहीं तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। परंपरा के अनुसार गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरुजी के बचपन की एक विशेष घटना से पता चलता है कि नानक बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे। जब उनके पिता ने उनको 20 रुपए देकर कहा कि सच्चा सौदा करके आना, तो नानक देव जी ने बाजार में जाकर साधुओं को भोजन कराने में सारा पैसा खर्च कर दिया और घर पर खाली हाथ लौट आए। पिताजी के पूछने के बाद उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। जिस शिक्षा को सिख धर्म में आज भी मानते हुए हर गुरुद्वारे में लंगर चलाए जाते हैं और आज भी सभी सिख परिवारों के लोग अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु घर के लंगर के लिए निकालते हैं। हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि इससे पहले 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई थी। मुस्लिम शासकों द्वारा मुस्लिम को उचित स्थान एवं अन्य धर्मों के नागरिकों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। इसी दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति ने आपसी संघर्ष को जन्म दिया। सिख धर्म पहले भक्ति प्रधान था, जिसके कारण इन्हें बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। जिसके बाद सिख धर्म के 6वें गुरु जी ने अपने पिता 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी के मुगालिया शासन जहांगीर के द्वारा शहादत के उपरांत सिख पंथ को मार्शल रूप दिया और मीरी पीरी नाम से 2 तलवारें पहनी। इसके उपरांत सभी सिख गुरु एवं सभी सिख जो कि हिंदू एवं मुस्लिम परिवारों से आते थे, स्वयं को संत सिपाही के रूप में पारंगत करने लगे। जब कश्मीरी पंडितों का एक जत्था पंडित श्री कृपाराम जी की अध्यक्षता में श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी से मिला और कश्मीर में औरंगजेब द्वारा जबरन हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में तब्दील किए जाने की अत्याचारों भरी व्यथा सुनाई। इस पर 9वें गुरु तेग बहादुर ने समाज को सर्वधर्म संभाव और न डरो न डराओ का उपदेश देते हुए अंत में दिल्ली में अपने 3 सिखों श्री दयाला जी, श्री मतिदास जी एवं श्री सतीदास जी के साथ अपना भी बलिदान धर्म रक्षा हेतु दिया। कालक्रम में 9 अन्य गुरुओं ने इस परंपरा को मजबूत किया। वहीं सिख मानते हैं कि सभी 10 मानव गुरुओं में एक ही आत्मा का वास है और 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की अंततः आत्मा ने स्वयं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थानांतरित कर दिया। इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु माना गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो आज के दिन 1995 में लागू हुआ था। इस दिन हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं। इसके प्रावधानों के तहत 5 दिसंबर 1995 को भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, परामर्श, मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण निपटान के माध्यम से मामलों के निपटान सहित गतिविधियों को अंजाम दिया है। इस प्रकार यह भारतीय अदालतों के बैकलॉग को कम करने के साथ साथ जरूरतमंदों को न्याय प्रदान करने का एक बेहतरीन प्रयास है। पहली बार 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के साथ साथ विभिन्न कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करवाने का काम करता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किस वर्ग के लोग निःशुल्क राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का लाभ उठा सकते हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति के शिकार लोग, सामूहिक आपदाओं, जातिगत हिंसा, अत्याचारों, बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक और औद्योगिक आपदाओं के शिकार श्रमिक, सरकार द्वारा निर्धारित 9,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले देश के नागरिक। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली इन सेवाओं में वैधानिक दस्तावेज तैयार करना, वकील द्वारा कानूनी कार्रवाई में सहायता, विवादों की कार्रवाई, अपील का ज्ञापन, कानूनी कार्रवाई में दस्तावेजों का मुद्रण और अनुवाद आदि शामिल है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज के दिन 1995 में लागू हुआ यह अधिनियम हमारे देश के नागरिकों की सहायता में बहुमूल्य योगदान निभाता है
और उन्हें जागरूक भी करता है। इसके लिए हम भारत सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस अधिनियम को और मजबूती के साथ इसमें जितने भी बदलाव होंगे उन सभी बदलावों को कर देश के लोगों को इसके लिए और अनुकूल बनाएं। साथ ही भारतीय नागरिकों को इसके माध्यम से और सहायता प्रदान करें, जिससे आने वाले दिनों में देश के श्रमिकों को, देश के पीड़ित लोगों को इसका उचित न्याय मिल सके और लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सके। आज का इतिहास। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जय घोष देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम 21 अक्टूबर 1943 का दिन गुलामी में जकड़े भारत के लिए आजाद देश की पहली अस्थायी सरकार के ऐलान का दिन बना, जब नेताजी ने सिंगापुर में इसकी घोषणा कर दी। साथ ही नए सिरे से आजाद हिंद फौज का गठन करके उसमें जान फूंक दी थी। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। खड़े होने के लिए लोगों के लिए 1 इंच भर की जगह नहीं थी। घड़ी में जैसे ही शाम के 4 बजे मंच पर नेताजी खड़े हो गए। उन्हें एक खास घोषणा करनी थी। यह घोषणा 1500 शब्दों में थी, जिसे नेताजी ने 2 दिन पहले रात में बैठकर तैयार किया था। घोषणा में उन्होंने कहा, अस्थायी सरकार का काम होगा कि वह भारत से अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करे। अस्थायी सरकार का ये भी काम होगा कि वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार और उनके विश्वास की आज़ाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने और साथ में युद्ध और विदेश मंत्री भी। इसके अलावा इस सरकार में 3 और मंत्री थे। साथ ही एक 16 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति। अस्थायी सरकार की घोषणा करने के बाद भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई। जब नेताजी निष्ठा की शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो कैथो हॉल में हर कोई भावुक हो गया। वातावरण निस्तब्ध था। फिर नेताजी की आवाज गूंजी, ईश्वर के नाम पर मैं ये पावन शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र करवाऊंगा। उसके बाद नेताजी रुक गए। उनकी आवाज भावनाओं के कारण रुकने लगी। आंखों से आंसू बहकर गाल तक पहुंचने लगे। उन्होंने रुमाल निकालकर आंसू पोंछे। उस समय हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर सुभाष को भावनाओं को काबू करने के लिए रुकना पड़ा। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मैं सुभाष चंद्र बोस अपनी जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता की पवित्र लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं हमेशा भारत का सेवक रहूंगा। 38 करोड़ भाई बहनों के कल्याण को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझूंगा। आज़ादी के बाद भी मैं हमेशा भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद बहाने को तैयार रहूंगा। नेताजी के भाषण के कुछ देर बाद इनकलाब जिंदाबाद, आज़ाद हिंद जिंदाबाद के आसमान को गुजा देने वाले नारे गूंजते रहे। बोस की इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने तुरंत मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी जब उन द्वीपों में गए, उन्होंने उनका नया नाम रख दिया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। 30 सितंबर 1943 को इन द्वीपों पर आजाद भारत का झंडा भी फहराया गया। 2 दिसंबर 1911 का वो दिन जब पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी समुद्री रास्ते से पहली बार मुंबई पहुंचे थे। दरअसल हुआ यूं कि 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया और दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया, जिसके कारण देश में विद्रोह हो गया था। आपको बता दें कि देश के किसी भी कोने से जो भी व्यक्ति मुंबई जाता है, उनमें से ज्यादातर गेटवे ऑफ इंडिया देखने जरूर जाता है और इसकी स्थापत्य कला और भव्यता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। लेकिन इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया। दरअसल 2 दिसंबर 1911 को पहली बार भारत में ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का धन्यवाद करने और उनकी यात्रा की याद में देश की आर्थिक राजधानी में समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। दक्षिण मुंबई में समुद्र तट के पास स्थित ये 26 मीटर ऊंचा द्वार है, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंसेंट के नेतृत्व में 1924 में बनकर तैयार हुआ। आज भी समुद्र के रास्ते मुंबई आने पर सबसे पहले महानगर की जो भव्य इमारत दिखाई देती है, वही गेटवे ऑफ इंडिया है। वहीं अगर देश और दुनिया के इतिहास में 2 दिसंबर की तारीख को याद किया जाए
तो उसका सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। साल 1804, आज ही के दिन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई थी। 1976, फिदेल कास्त्रो 2 दिसंबर 1976 में आज ही के दिन क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे और आज ही के दिन प्रायद्वीप के 6 क्षेत्रों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। फरवरी 1972 में इनमें एक 7वां देश भी शामिल हुआ। 1981, अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स का जन्म 2 दिसंबर आज ही के दिन हुआ था। 1989, 2 दिसंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन साल 1999 में हमारे देश में बीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। फिलीपीन में ज्वालामुखी का मलबा गिरने से 208 लोगों की मौत हो गई थी और 261 लोग घायल हुए थे। 2020, देश में कोविड-19 के 31,118 नए मामले आज ही के दिन सामने आए थे और संक्रमितों की संख्या 62 लाख से ज्यादा हो गई थी। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जिनको लाल किले के प्राचीर से 15 बार झंडा फहराने और भाषण देने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं आज इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारतीय राजनीति के इतिहास में 3 अक्टूबर का दिन काफी अहम है, क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। देश में ये पहला मौका था जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप था। कहा गया कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। साथ ही सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया था, उनसे कई नेता नाराज थे। वो चाहते थे कि जिस तरह उन्हें जेल भेजा गया वैसा ही इंदिरा के साथ भी किया जाए। चरण सिंह तो इसके लिए अड़ ही गए थे, जबकि मोरारजी देसाई कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहते थे। तब 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की और गिरफ्तार भी किया। उन्हें बड़कल लेक गेस्ट हाउस में हिरासत में रखना था, लेकिन उन्हें किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बनी ऑफिसर्स मेस में रखा गया। 4 अक्टूबर की सुबह जब उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया तो सामने आया कि इंदिरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब तकनीकी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। इतिहास में आज का दिन भारतवासियों के लिए सबसे खराब दिनों में से एक है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी एयरफोर्स ने 5 दिसंबर 1943 को कलकत्ता पर हमला कर दिया था। कहा जाता है कि इस हमले का मकसद हावड़ा पुल को गिराना था। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पहले तो ब्रिटेन के सहयोग में नहीं था, लेकिन बाद में गांधी जी के कहने पर समर्थन करने लगा, जिसके बाद मित्र देशों की मुहिम में भारत की भागीदारी मजबूत रही। भारत की वित्तीय, औद्योगिक और सैन्य सहायता के कारण ही नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के विरुद्ध ब्रिटिश अभियान को सफलता मिल पाई, क्योंकि भारत की हिंद महासागर में बेहतरीन सामरिक स्थिति होने के कारण ब्रिटिश वासियों ने जमकर इसका फायदा उठाया और इसके साथ ही बड़े हथियारों का उत्पादन और इसकी विशाल सशस्त्र सेनाओं की मदद से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंपीरियल जापान की प्रगति को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे जापान काफी नाखुश था। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश राज से छुटकारा पाने के लिए युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए जापान और जर्मनी से बात कर रहे थे और संयुक्त रूप से मिलकर ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि भारत को ब्रिटिशर्स से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, लोगों को ये पता चल गया कि जापान इस युद्ध में कोई मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो भारत जापान से मदद मांग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिक ब्रिटिश सत्ता को युद्ध में मदद कर रहे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार की ताकत को कमजोर करने के लिए जापान ने अंत में कलकत्ता पर हमला करने का फैसला किया और 5 दिसंबर 1943 को जापानी एयरफोर्स ने कलकत्ता पर बम गिराना शुरू कर दिया। उनका मकसद दमदम एयरपोर्ट, हावड़ा ब्रिज और डाक यार्ड को पूरी तरह से नष्ट करना था, ताकि आवागमन की चीजों को ठप किया जा सके, क्योंकि जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कलकत्ता पर भी हमला कर सकता है। और वो समय भी आ गया जब जापान ने हमला शुरू कर दिया। जब जापान ने हमला शुरू किया तब कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल सहित शहर की सभी बड़ी और खास इमारतों को काले रंग से रंग दिया गया,
ताकि उन्हें उनके बारे में पता ना चल सके। दरअसल जापानी एयरफोर्स सिर्फ रात को हमला करता था, क्योंकि कलकत्ता में दिन के समय हवाई सुरक्षा बढ़िया थी और रात में वहां कोई भी सुविधा नहीं थी। उस समय इस हमले में 500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो आइए जानते हैं ब्रिज की खासियत। दुनिया के सबसे लंबे ब्रिजों में से एक हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ था और साल 1942 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। वहीं 3 फरवरी 1943 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ये ब्रिज कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर स्थित है, जिसे कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और जब बनकर ये तैयार हुआ तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। और सबसे खास बात यह है कि ये ब्रिज सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है और उन दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है, जबकि नदी के बीच में कहीं कोई पाया नहीं है।